राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैंने एक वीडियो बना करके आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जहां मैंने राज्यसभा में हो रहे कुछ डिस्कशंस को लेकर के आप लोगों के सामने बातें करी थी कि अपोजिशन के कुछ लोग जो है बहुत ही अच्छी बातें कर रहे थे, सेंसिबल बातें कर रहे थे। कुछ में से कुछ लोग जो है थोड़े ठीक पॉइंट रेस कर रहे थे, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। और वीडियो के लास्ट मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप इसके ऊपर जो रेलवे मिनिस्टर ने रिप्लाईज दिए उसके ऊपर भी देखना चाहोगे वीडियो को। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने उसके ऊपर हाँ बोला था कि हाँ उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, हमें उसको भी देखना है। देखो उनमें से मतलब अपोजिशन लीडर में से जितने भी लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि रेलवे में ये नहीं हो रहा और वो नहीं हो रहा, उसमें से सिर्फ एक इंसान था जिसने थोड़ी सी सेंसिबल बातें बोली थी, जिसके ऊपर मैंने हाईलाइट करके आपको वीडियो बनाई थी। इसके अलावा जितने भी थे उन लोगों को एक किसी ने पर्चा पकड़ा दिया था, वो भी आधी अधूरे रिसर्च वाला, और उसी पर्चे को लेकर के कोई सुना रहा था। और जिसके ऊपर आप थोड़ा सा बेसिक रिसर्च भी करने बैठोगे तो आप सीधा पाओगे कि फैक्चुअली गलत बातें बोल रहे हैं, इसका कोई खास मतलब नहीं। ठीक है, बट आरएम सर ने क्या रिप्लाई दिया उसके ऊपर, आज की वीडियो उस चीज़ के ऊपर है। ये तभी संभव हो पाया है क्योंकि इतना मेजर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है और इसमें राज्य सरकारों के साथ मिल के बहुत सारे प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। जिन माननीय सांसद ने कहा कि राज्य सरकारों के पावर कम किए जाएंगे, ऐसा कोई इसमें प्रश्न नहीं उठता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में एक इनहेरेंट विश्वास रखते हैं, एक पक्का विश्वास रखते हैं, और वो राज्य सरकारों को साथ लेके चलने में उनका हमेशा, उनकी कार्यपद्धति, उनके काम को आप देखेंगे तो वो राज्य सरकारों को हमेशा साथ लेके चलते हैं। कई इसके उदाहरण दे सकता हूँ मैं। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार नहीं है, उन राज्यों में भी मान्यवर सभापति जी बहुत अच्छा बजट का एलोकेशन किया गया है। मैं नाम लेके भी बता सकता हूँ। केरल में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी मोदी जी ने रेलवे के लिए 3000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है, और यही यूपीए के समय मात्र 372 करोड़ होता था। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत बड़ा उदाहरण है। तमिलनाडु में हमारी सरकार नहीं है, अध्यक्ष जी वहाँ पे 6626 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है। 870 करोड़ 880 करोड़ होता था। अभी उड़ीसा में हमारी सरकार बनी है, उससे पहले हमारी सरकार नहीं थी, मात्र 800 करोड़ का बजट होता था। यूपीए सरकार के दौरान मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल, जहां से इतने कद्दावर रेल मंत्री आते थी, प्लीज आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, 1 सेकेंड प्लीज। वेस्ट बंगाल में बैठ कर माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, टेक योर सीट, नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज। माननीय सभापति जी, पश्चिम बंगाल में जहां यूपीए के समय 4380 करोड़ का बजट होता था, वहां आज 13,955 करोड़ रुपए। ये किस आधार पे कहते हैं कि स्टेट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, बताइए माननीय सभापति जी। पर दोस्तों एक बात तो कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी कि जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके कार्यकाल में, उसके रेलवे वाले कार्यकाल के अंदर जो रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब स्टेशनों को तोड़ करके जो बनाया जा रहा है, वो एक बढ़िया चीज़ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपको आज नहीं दिखेगा। ठीक है ना, आप ये सोचो कि ये चीज़ आपको आज तो इनकन्वीनियंस रहेगी। किसी भी शहर में, किसी भी जगह पे जब मेट्रो बनती है तो कुछ साल तक, ठीक है, वो लोग कुछ रोडों के ऊपर बहुत भयंकर जाम लगता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती है। बीइंग अ दिल्ली वाला पर्सन, हमारे यहाँ बहुत सारी जगहों पे मेट्रो बनी हुई है और वहाँ पे बहुत लंबे समय तक हम लोगों ने जाम को फेस करा है। बहुत लंबे समय तक, मतलब 3-3, 4-4 साल तक हम लोग जो है जाम के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। और उसके बाद कहीं जाके एकदम से चीज़ें ठीक होती थी, जब वो मेट्रो बन जाती थी तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी कम हो गया है, बहुत ज़्यादा लोग उसमें भी जा रहे हैं। फिर अगेन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, उसको भी वो हेल्प कर रही है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करती है। ठीक है, चलिए हम वापस चलते हैं। ये बिल्कुल निरर्थक बात बोलते हैं कुछ लोग और केवल राजनीति के लिए बोलते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की छोटी राजनीति न करें। अध्यक्ष जी, ये बात सही है। परिणाम है कि आज रेलवे में एक नया कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक नए तरीके से काम करने की पद्धति आ रही है। इसके अलावा जो मान्यवर सांसदों ने बिल के विषय में रखा,
एक्चुअली एक इससे पहले जब जो भी सांसद लोग जो है बातें कर रहे थे, मतलब रेलवे पे इल्ज़ाम वगैरह लगा रहे थे, और उनमें से एक पर्सन ने पूछा था क्वेश्चन कि हमको डीजल पे मतलब सॉरी हमको 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पे क्यों शिफ्ट होने की ज़रूरत है, हमको 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ही क्यों चाहिए, हम पहले की तरह से डीजल पे चल रहे थे, डीजल पे ही क्यों नहीं रह सकते, वो भी तो ज़रूरी है, आप डीजल लोकोमोटिव ही क्यों ना चलाओ। तो उसके ऊपर चला एक बार रिप्लाई सुनो, क्योंकि मैं उसके ऊपर आपको कुछ और बातें बताऊँगा कि सकता था, बड़ा रिफॉर्म की अपॉर्चुनिटी थी और इस बिल के माध्यम से रिफॉर्म किया जा सकता था। सभापति महोदय, 10 वर्षों के अगर रिफॉर्म्स को अगर आप देखेंगे तो वो लिस्ट इतनी लंबी है कि आप इस बिल की बात भूल जाइए। एक लगातार रिफॉर्म किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रिफॉर्म्स में एक अटूट भरोसा रखते हैं। किसी के कंपल्शन में आके रिफॉर्म करने की बात नहीं है, वो पूरे कन्विक्शन के साथ रिफॉर्म करते हैं। और इसी कारण से आज अगर हम इनका इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, ये विषय आया, माननीय मनोज जी ने पूछा कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की क्या जरूरत है, प्रश्न जायज है इनका। इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में और डीजल ट्रैक्शन में 95% कम होता है पोल्यूशन, 95%। अब आप इसको कंपेयर करिए रोड से। पहले अगर रोड से रेल को कंपेयर करें तो ऑलरेडी करीब 90% कम हो जाता है पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशंस है वो। और इलेक्ट्रिकल और डीजल को जब कंपेयर करें तो फिर सिग्निफिकेंट कमी आती है। तो ये देश के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिकल मेथड से करें। और वैसे भी हमारे पेट्रोलियम की रिजर्व्स लिमिटेड हैं और हम इलेक्ट्रिसिटी अपने खुद के सोर्सेज से जनरेट कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जरिए से रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे इलेक्ट्रिफाइड रेलवे के माध्यम से रेल ट्रांसपोर्टेशन हो, उसको हमें इलेक्ट्रिकल माध्यम से ही करना चाहिए। ये देश की ज़रूरत है और ये देश के स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट में भी आता है। साथ ही साथ माननीय मनोज जी ने कहा कि डीजल के जो लोकोमोटिव्स हैं उनका क्या होगा। जो डीजल के लोकोमोटिव्स हैं उनको डिजास्टर मैनेजमेंट ब्रेकडाउन के टाइम के लिए रखा जाएगा, क्योंकि उस वक्त में इलेक्ट्रिकल लाइन को स्विच ऑफ किया जाता है ताकि उस टाइम में डीजल के मूवमेंट से काम हो सके। कई सारे जो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी के बहुत डीजल कंज्यूमिंग लोकोमोटिव्स थे उनका ऑलरेडी एक तरीके से जो बेचे जा सके उनको बेचा गया है, कि जिनको एक्सपोर्ट किया जा सके उनको एक्सपोर्ट भी किया गया है और कुछ को कन्वर्ट भी किया गया है। ओवरऑल करीब 4000 के आसपास डीजल लोको रहेंगे, जो कि ओवरऑल हमारे पूरे देश में जब भी कोई इंसिडेंट मैनेजमेंट हो उसके काम में आएंगे। देखो, ये जो इन्होंने चीज़ बताई सर ने, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिफिकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमको अपने ऑयल रिसोर्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना है, ख़त्म करना है। क्योंकि कल को कोई भी बड़ा देश, ठीक है ना, जहाँ से भी हमको आज के समय में ऑयल मिलता है, वो उठ के ही कह सकता है हमको ऑयल नहीं दे रहे, ठीक है। तो यहाँ तो इकोनॉमिक पूरी की पूरी ठप हो जाएगी, रुक जाएगी। तो उस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है कि हम ऑयल के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है और इसके लिए हम उसको चलता नहीं दे सकते। तो हमको जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन की ज़रूरत है। हाँ, इसमें बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि जो आप इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हो उसमें भी तो धुआं ही निकल रहा है आपका, आप कोल से जला करके कर रहे हो। लेकिन फॉर द टाइम बिंग एक ट्रांजिशन फेज़ के अंदर जब आप इस चीज़ के अंदर हो तो आपको इसको ऐसे ही वे में लेकर के जाना पड़ेगा। हाँ, विद टाइम रेलवे को साथ साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ में इसके और सोल्यूशन पे भी काम करना चाहिए कि हम कोल के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कैसे कम कर सके। क्योंकि जिस तरीके से आपके लिए ऑयल एक वो है कि एक टाइम पे कभी भी उसके साथ कुछ भी हो सकता है, स्कार्स है वो भी, ऐसे कोल भी लिमिटेड है, कोल भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकता है। वो ऐसा तो नहीं है कि वो अनलिमिटेड रोज पैदा हो रहा है। तो जो सोलर से पावर बनाने वाली बात है उसके ऊपर भी रेलवे को कहीं ना कहीं शिफ्ट होना पड़ेगा, या जिस भी और वे से वो पावर को बनाना चाहे कि अगर आपको इलेक्ट्रिफिकेशन पे करना है तो आपको अदर देन कोल भी कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। इसके अलावा जो डीजल वाली बात ये कही, अब देखो मैं कोई किसी का भक्त वाली बात तो नहीं है, ठीक है। जो डीजल लोकोमोटिव वाली बात है ना, वो 100% कवर अप है। क्यों कवर अप है? क्योंकि ये एक गलत
टेंडर रेलवे से छूट गया था डीजल वाला। सबसे मेरे ख्याल से उस टाइम रेलवे मंत्री कौन हुआ करते थे, काफ़ी पहले की बात है। तो जी लोकोमोटिव का जो है ऑर्डर टेंडर निकल गया था 1000 लोकोमोटिव बनाने का जनरल इलेक्ट्रिक को, जो कि आपके WG 4G एंड 6G जो है वो वाले जो लोकोमोटिव हैं उनको बनाने का ऑर्डर निकल गया था। और उसी के चक्कर में नए लोकोमोटिव जो है आते जा रहे हैं, क्योंकि आज के समय में आप जो पैसेंजर लोकोमोटिव देखोगे जितने भी डीजल के अंदर, वो आपको नए बनते हुए नहीं दिखेंगे, रीपेंटेड होते हुए दिख सकते हैं, नए बनते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन नए लोकोमोटिव कौन से आ रहे हैं, GE के लोकोमोटिव आ रहे हैं, जिसका टेंडर काफ़ी पहले से हो रखा है और लगभग 10 साल के अंदर उसको लोकोमोटिव सप्लाई कर रहे थे इंडिया में, वो लोकोमोटिव वो जो सप्लाई किए जा रहा है। तो उस एक कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में रेलवेज़ के पास आज के समय में ज़रूर से ज़्यादा डीजल लोकोमोटिव पड़े हुए हैं, या आने वाले टाइम में और भी होंगे, जिसकी डिसमेंटलिंग या उसका डिस्पोज ऑफ किस तरह से करना है उसको सोचना पड़ेगा। क्योंकि इतने सारे लोकोमोटिव जो रेलवे कह रहा है कि हम रखेंगे उसको संभाल करके फॉर द पर्पज़ ऑफ क़यामत की रात, तो वो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप समझो, इतने सारे लोकोमोटिव को कहीं रखना, उसकी एक मेंटेनेंस शेड बनाना जिसके अंदर वो सारे रखे रहेंगे क़यामत की रात में यूज़ होने के लिए, वो बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाएगा मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये उनके प्रश्न का एकदम स्पेसिफिक मैं जवाब देता हूं। अध्यक्ष जी, पूछा गया रेलवे में टॉयलेट्स की बात। इन 11 वर्षों में रेलवे के कोचेज में 3,10,000 टॉयलेट बने, 3,10,000 टॉयलेट्स। आप याद कीजिए, इससे पहले की जो परिस्थितियां होती थी, टॉयलेट के नाम पे एक छोटा सा एक होल होता था। आज उससे बहुत बेहतरीन परिस्थिति है, और जितने नए रोलिंग स्टॉक बन रहे हैं उनमें टॉयलेट्स में लगातार इंप्रूवमेंट आ रहा है। माननीय मंत्री जी, एक ऑनरेबल मेंबर्स, इट इज नाउ 6 PM. If the House agrees, we may sit beyond 6 PM today till the disposal of the Railways Amendment Bill 2024. Do I have the leave? देखो, अब यहाँ पे जो उन्होंने टॉयलेट वाली लेके बात करी ना कि टॉयलेट्स जो है बहुत सारे बन रहे हैं, आई कम्प्लीटली एग्री विद दिस कि हाँ, अगर हम आज से 10-15 साल पहले वाले टॉयलेट देखें और आज देखें तो फैब्रिकेशन भी अच्छा हुआ है, टेक्नोलॉजी वाइज भी अच्छे हुए हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, उसके हिसाब से वो ठीक पेस पे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है, हम पैसेंजर्स के साथ में। ठीक है ना, इतनी लो सिविक सेंस पैसेंजर्स के अंदर है, इतनी कम सिविक सेंस पैसेंजर्स के अंदर है कि उन्हीं टॉयलेट्स में जाना है, वहाँ देहातीपना मचाना है अपना। ठीक है, वो चीज़ को ठीक करने के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अब वो रेलवे करे या कोई सिक्योरिटी पर्सन्स करे, मतलब वो कैसे होगा वो एक चर्चा का विषय है, लेकिन उसके ऊपर काम होने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कि वो टॉयलेट्स सही भी रहें। ठीक है ना, मतलब रेलवे को खुद से जो है चेन मक्के के साथ चेन ना बांधनी पड़े, बांधनी इसलिए पड़ रही है, उसकी भी मजबूरी है, उसको भी पता लग रहा है कि भैया लोग चुरा के ले जाते हैं, लोग लेके चले जाते हैं, समझ रहे हो। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Leave of the House to extend the sitting beyond 6 PM. अभी हाल ही में 2 एग्जाम कंप्लीट हुए, रामजी लाल सुमन जी नहीं है, वो कहते हैं कि एग्जाम ही नहीं हुए, शायद वो परिस्थितियों से वाकिफ। जो एनरोलमेंट हुआ है वो रेलवे के एम्प्लॉयज़ का हुआ है, और जो मैक्सिमम कोर्सेज ले रहे हैं वो भी रेलवे के एम्प्लॉयज़ ले रहे हैं। उनको लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है, लगातार कोर्स करिकुलम को अपडेट किया जा रहा है, और जितना हो सके प्रैक्टिकल कोर्स को रखा जा रहा है। जब मोदी जी ने जिम्मेदारी ली थी, आज माननीय सभापति जी 26,000 फॉग सेफ्टी डिवाइस हैं ट्रेन में लगे हुए, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिल रहा है हमारे लोको पायलट से पूछिए आप। थिक वेब स्विच, रेलवे का जो रेलवे की पटरी को अगर हम देखें, उसमें बीच में एक वेब होता है जो कि दोनों ऊपर और नीचे वाले हिस्से को जोड़ता हुआ है। उसको अगर थोड़ा सा हम चौड़ा करें, मोटा करें, तो पटरी की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। थिक वेब स्विच कहते हैं उसको। थिक वेब स्विच 2014 तक नील थे, नील, 0। आज 27,000 थिक वेब स्विच लग चुके हैं पूरे रेलवे सिस्टम में। बेटर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, पहला बेटर टेक्नोलॉजी लाना, दूसरा बेटर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस। जो रेल रिन्यूअल का प्रश्न भी कई मान्यवर सांसदों ने उठाया कि पटरियां पुरानी हो चुकी है, पुरानी पटरियों को रिप्लेस करके नई पटरी लगाने का काम 50,000 किलोमीटर में हुआ है, जो कि एक अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है माननीय सभापति महोदय। जब ट्रेन चल रही है उसके बावजूद पटरियों को रिप्लेस करना, किस तरह से मेंटेनेंस के टाइम मेंटेन करना, वो देखिए।
अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन, वेल्डिंग के पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए, जहां मात्र 79 लाख के आसपास पूरे यूपीए की पीरियड में हुआ, आज वो 1,90,00,000 जगह पे अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन की टेस्टिंग हुई, मतलब डबल से ज़्यादा। वेल्ड फेलियर, इसका रिजल्ट दिखता है। वेल्ड फेलियर जहां 2013-14 में, माने खड़गे जी नहीं है यहाँ पर, उनके समय की बात है, 3,700 होते थे, वहां पे आज मात्र 300 रह गए। 92% कमी आई है वेल्ड फेलियर्स में। माननीय सभापति महोदय, हमेशा रेल फ्रैक्चर एक कॉमन हम लोगों की पार्लेंस में आ गया था। दिन रात सुनते थे रेल फ्रैक्चर हो गया। बात सही भी है। 2013-14 में 365 दिन में 2,548 रेल फ्रैक्चर होते थे। 365 दिनों में 2,548 रेल फ्रैक्चर होते थे। आज वो संख्या 91% कम हो गई है रेल फ्रैक्चर्स की। ये मेंटेनेंस में इंप्रूवमेंट लाया गया। आप मेंटेनेंस का प्रश्न पूछ रहे थे। ट्रेनिंग का, स्टाफ की ट्रेनिंग, सिम्युलेटर्स लगाए जा रहे हैं, जिससे कि रियल लाइफ लोगों में कैसा एनवायरनमेंट होगा, एग्जैक्टली उस तरह के एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग हो। रनिंग रूम्स लोको पायलट के, एक भी रनिंग रूम में एयर कंडीशनिंग नहीं थी 2014 में। बड़े बड़े कद्दावर नेता थे जो कि माननीय तनखा जी कह रहे थे कि एक ब्यूरोक्रेट को लगा दिया। हाँ, मैं मानता हूं, मैं टेक्नोक्रेट हूं, ब्यूरोक्रेट हूं। आपको पता है इस चीज़ के ऊपर ना मैं आपको खुद पर्सनल एक वाउच दे सकता हूँ। आई एम नॉट अलाउड टू शो दोज इमेजेस ऑन सोशल मीडिया, बट मैंने एक बार एक रनिंग रूम देखा था, अंदर से जा करके देखा था, एक लॉबी देखी थी पूरी की पूरी रेलवे की, कि किस तरीके की लॉबी होती है। मतलब मेरे पास टाइम शूटिंग की परमिशन नहीं थी वहाँ पे, उस जगह को शूट करने की, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया बन जाता है। लोको पायलट्स वहाँ पे जो रनिंग स्टाफ होता है वहाँ पे रेस्ट करता है। एक इमेज जो मेरे दिमाग में पहले सेट थी ना, बहुत पुराने ज़माने को लेकर के, वो इमेज अब कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। पहले मेरे को पता क्या पता था कि इन लोगों को खाना भी खरीद के लेके जाना पड़ता है, सब्जियाँ भी खरीद के लेके जानी पड़ती है, वहाँ देनी पड़ती है, वहाँ बनेगी। ठीक है, ये प्रोसीजर आज भी फॉलो होता है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जो रनिंग रूम होता है वहाँ पे आप 5 या 10 रुपये दे करके खाना खा सकते हो। वहाँ खाना बन रहा है, वहाँ जो भी थाली वगैरह होती है, अनलिमिटेड वगैरह खाना होता है, 5-10 रुपये के अंदर आपको वहाँ खाना मिल जाएगा। ये रेलवे की तरफ से सब्सिडाइज्ड खाना है। लेकिन आपके साथ पर्सनल अगर कोई प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल आप मिल्क इंटॉलरेंसी है आपको, ठीक है, लैक्टोस इंटॉलरेंट बोलते हैं उसको, अगर ऐसा कुछ है तो, या फिर आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, आपको आटा नहीं खाना, ग्लूटेन फ्री खाना खाना है, मतलब बहुत सारी बातें हो सकती हैं। ठीक है ना, 1 लाख रुपए सैलरी है तो 36 तरीके के शौक हो सकते हैं। तो उस केस में आप अपना सामान जो भी आपको चाहिए, जिस पे भी आपको यहाँ पे भरोसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी एडल्ट्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अपना सारा सामान जो भी उस खाने बनाने के लिए चाहिए वो ला करके उनको दे दो और वो आपको प्रॉपर खाना बना करके देंगे। ये एक सुविधा अब जो है आज भी है। इसके अलावा जो रेस्ट करने की जगह होती हैं वो इतनी ज़्यादा साफ़ हो चुकी हैं यार, नेक्स्ट लेवल। ठीक है, एक पर्सन को जैसे मान लो 2 लोको पायलट हो गए, ठीक है, अब वो ALP हो सकता है, LP हो सकता है, ऐसे केस में अभी देखिए 2 इंसान मान के चलो, रनिंग स्टाफ का वो कोई भी 2 इंसानों को एक रूम अलॉट होता है प्रॉपर। उस रूम के अंदर AC लगा हुआ है, एक छोटी सी बालकनी होगी उन लोगों के लिए, 2 बेड्स पड़े होंगे, अलमीरा लगी हुई होगी, मतलब उनकी सारी सुख सुविधा होगी। जो वॉशरूम्स होते हैं वो डिटैच्ड होते हैं, मतलब एक कॉमन वॉशरूम फैसिलिटी बनी हुई होती है। उसी वॉशरूम के आसपास ही, मतलब बाथरूम्स अलग हो गए, वॉशरूम्स अलग हो गए, वहीं पर वॉशिंग मशीन रखी हुई होती है, सर्फ रखा रहता है, आप अपने कपड़े वगैरह धोओगे वहाँ पर अगर आपको ज़रूरत है। लॉन्ड्री सर्विसेज अवेलेबल होती हैं वहाँ पर, लेकिन वो एक बेसिक अमाउंट के ऊपर पेड होती है कि वहाँ पर 10-15 रुपये आपको जो है फॉर योर शर्ट एंड पैंट जो भी आपको धुलवाना है वो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा और आपको बाद में वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से करके जो है चीज़ें बहुत अच्छे से चलती हैं। ये सिर्फ हवाबाजी वाली बातें नहीं है, ये एक्चुअल सच है। ठीक है, लेकिन कमिटमेंट देश के लिए कहीं कम नहीं, किसी भी नेता से कम नहीं। अगर कमिटमेंट में कम आए तो आप उंगली उठाइए, नहीं तो आपको उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं। आज माननीय सभापति जी 558 रनिंग रूम लोको पायलट्स के 100% एयर कंडीशनड हो गए। किसी भी लोको में एक भी जगह पर कोई एक भी टॉयलेट नहीं होती थी किसी कैब में। हमारी महिला लोको पायलट्स की समस्या आप सोचिए कितनी बड़ी होती होगी।
आज 50% लोकोमोटिव्स में टॉयलेट्स की व्यवस्था कर दी गई है और जितने नए लोकोमोटिव्स बन रहे हैं, अभी मैं दाहोद में लोको देख के आया जो नए। देखो मैं ना यहाँ पे, सॉरी टू इंटरप्ट RM सर, बट यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। मैं 100% वेरीफाइड नहीं उस फैक्ट को लेकर के, ठीक है, बट जब मुझे पता चला मैं भी शॉक हो गया था। आपको ये तो पता है कि हम लोगों ने लोकोमोटिव्स, इंडियन रेलवे के जो जितने भी लोकोमोटिव्स आज के टाइम में आप देखते हो, चाहे वो वेब 7 हो, वेब 5 हो, जो भी लोकोमोटिव हो, वो समवेयर समहाउ बाहर से इंपोर्ट होकर के आया था, ठीक है, बाहर से इंपोर्ट होकर आया, फिर हमने उसका इंडियनाइजेशन कर लिया, हमने उसको खुद से बनाना जो है शुरू कर दिया। जब बाहर से लोकोमोटिव इंडिया में आते थे तो सेम मॉडल का लोकोमोटिव, इसका मतलब बाहर भी चल रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। उन लोकोमोटिव में वहाँ पे टॉयलेट है, वहाँ है, यहाँ बुलवाने के लिए निकलवा दिए गए टॉयलेट्स को। वहाँ मैं अगेन एक चीज़ और कॉशियसली होकर बोल रहा हूँ कि मेरे पास इसका 100% वेरिफिकेशन नहीं है, बट ये मैंने कहीं ना कहीं सुना था इस तरीके से करके कि बाहर सेम लोकोमोटिव जब इंडिया के बाहर है, जो बाहर का मैन्युफैक्चरर हमको दे रहा है, वहाँ वो किसी और भी सप्लायर को वो देगा, वेंडर को देगा, वो लोकोमोटिव लगा हुआ है, वो उसके अंदर वॉशरूम लगा हुआ है। इंडिया में आने के टाइम पे उनमें से भैया हाँ, जहाँ जरूरत नहीं, यहाँ वालों में हटवा दो, यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ रीडिज़ाइन कर दो या कैब वैब थोड़ी बड़ी कर दो, यहाँ टॉयलेट नहीं चाहिए। जनरेशन का लोकोमोटिव बन रहा है, आप विश्वास नहीं करेंगे, लोकोमोटिव ऐसा है जैसा कोई कंप्यूटर सेंटर होता है, जैसा कोई डेटा सेंटर होता है, उस तरह का लोकोमोटिव, एकदम नई जनरेशन का, नई टेक्नोलॉजी का, और इतनी अच्छी टॉयलेट उसमें, वो भी टॉयलेट भी फुल्ली इंटरलॉक लोको के पूरे कंट्रोल सिस्टम के साथ। उस कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं अध्यक्ष सभापति महोदय। मोदी जी का जो कमिटमेंट है महिला शक्ति के लिए, हमारे समाज के हर वर्ग के लिए, उस कमिटमेंट को आज दुनिया सराह रही है। विपक्ष में जो बात करते हैं कभी चीन से कंपैरिजन तो आप करेंगे ही, आपका प्रेम किसके साथ है हम सबको पता है, इसमें क्या बड़ी बात है। और जो आपने आंकड़े दिए, मान्यवर तनखा जी ने जो आंकड़े दिए, वो दिखाता है कि उनके समय में क्या काम होता था या काम नहीं होता था, उसको दिखाता है। जिस कंपैरिजन की ये बात कर रहे हैं, 1981 से आपके प्यारे देश ने काम चालू किया रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का। वो काम भारत में 2014 में चालू हुआ, 1978 2014। आपने 60 साल तक राज किया इस देश पे, किस मुंह से आज बोलते हो आप? इन 60 वर्षों में आपने 20,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई किया, मोदी जी ने 11 साल में 45,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई किया। आपके 60 साल के काम को किसी भी पैरामीटर पे देख लीजिए, 60 साल बनाम 11 साल, हर जगह 11 साल के इस काम में आपको अधिक शक्ति, अधिक पावर, अधिक अचीवमेंट दिखाई देगी। तो दोस्तों ये था सारा का सारा डिस्कशन जो कि राज्यसभा के अंदर हुआ जब रेलवे अमेंडमेंट बिल को जो है पास किया जा रहा था। यदि आप लोगों को ये नहीं पता है कि इस रेलवे अमेंडमेंट बिल में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, तो मैं पिंड कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, हर जगह जहाँ दे सकते हैं वहाँ पे एक लिंक छोड़ दूंगा, वहाँ पे आप जो है चेक कर सकते हो कि एग्जैक्टली इसमें चेंज क्या हो रहा है, ठीक है। दूसरा, आप में से काफ़ी सारे लोग ये कह रहे थे कि यार ये तुम किसी एक की तरफ से बोल रहे हो, उसकी तरफ से बोल रहे हो। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी की तरफ से बोल रहा हूँ। ये बस एक चीज़ है कि एक नए टाइप का डिस्कशन जो है मैं इंक्लूड करना चाहता था अपने चैनल के ऊपर, एंड जस्ट टू सी योर रिएक्शंस कि आप लोग क्या चाहते हो। अब देखो, ये ऐसा तो नहीं है कि आज के बाद कभी भी राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर डिस्कशंस नहीं होंगे रेलवे को लेकर के। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि क्या हमको आगे फ्यूचर में इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना चाहिए, जहां हम ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट इन पावर, इन दोनों की बातों को जो है लेकर के सामने आएंगे और फैक्चुअली उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि वो कितनी सही है और कितनी गलत है। क्या ये आगे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं।